हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्टियस क्लासेज यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। यह सीरीज लगातार होगी। जिन भी स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 नंबर चाहिए वो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। यह सीरीज लगातार होगी और इस सीरीज में हम क्लास 10th के मैथ को डिटेल वाइज देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे सिलेबस को, क्या क्या हमारे पाठ्यक्रम में है। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, दूसरा अध्याय है बहुपद, तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण, पांचवा अध्याय है समांतर श्रेणियां, छठवां अध्याय है त्रिभुज, सातवां अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अलावा आठवां अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय, नवा अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अगला अध्याय है वृत्त और 11वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 12वें अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां अध्याय है सांख्यिकी और 14वां अध्याय है प्रायिकता। इस प्रकार से क्लास 10th के मैथ में 14 अध्याय हैं। आइए इन अध्यायों को डिटेल में देखते हैं। प्रत्येक अध्याय में हम क्या डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसी प्रकार से दूसरा अध्याय है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और दूसरा पॉइंट है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसी क्रम में तीसरी यूनिट होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है रैखिक समीकरण, क्या होता है उसका मानक रूप, ये सब देखेंगे इसमें। समीकरण युग्म को किस विधि से हल करना है, इसमें 3 विधियां दी हैं। एक ग्राफीय विधि दी है, एक प्रतिस्थापन विधि दी है और विलोपन विधि दी है। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां दी गई हैं। यह तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे बनता है, क्या होता है इसका मानक रूप, यह देखेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे कि समीकरण का हल किस किस से देखना है, गुणनखंडन के द्वारा, और क्या होती है उन हलों की या मूलों की प्रकृति। नेक्स्ट यूनिट में क्या है, समांतर श्रेणियां हैं। क्या होती है समांतर श्रेणी, इसे देखेंगे। और समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता है उसे देखेंगे। और n पदों का योग क्या बनेगा, किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या बनता है इसे देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है समरूप आकृतियां, यानी त्रिभुज है, त्रिभुज हम देखेंगे। समरूप आकृतियां क्या होती है, समरूप आकृतियां त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है वो देखेंगे। और समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां बनती हैं उसे देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखेंगे दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, इन दोनों में देखेंगे। 8वीं यूनिट है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और कितने होते हैं, उस विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे और त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय कुछ डिस्कस करेंगे। अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उन अनुप्रयोगों में हम ऊंचाई और दूरी वाले सवाल देखेंगे। 10वीं यूनिट है वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट को देखेंगे और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाओं की संख्या बन सकती है वो सब इसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। अगला अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम 2 प्रकार के क्षेत्रफल देखेंगे, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा अध्याय 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें कुछ क्षेत्रफल और आयतन दोनों हैं। यानी ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पॉइंट में पढ़ेंगे और दूसरे में आयतन है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों पढ़ेंगे हम 12वीं यूनिट में। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 चीजें मूल रूप से पढ़ना है, यानी कि माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और माध्य, ये तीनों पढ़ना है। वर्गीकृत आंकड़ों की करते प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, प्रायिकता को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें प्रमेय दी है 1.1, इसको 1.1 कर लेना। ओके, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को किसने दिया है? इस प्रमेय को दिया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, यानी कि विधिवत रूप से कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है। इनका टाइम पीरियड है 1777 से 1855। इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक भी है, डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। इनकी बुक का नाम है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। ओके, तो आइए देखते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस की यह प्रमेय क्या कहती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कोई भी एक भाज्य संख्या लेनी है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी कोई भी आप एक भाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 140 को मैंने लिया है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 70 बार, 2 से काटा 35 बार, और 5 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटा 1 बार। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हम यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने कहा है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ने कहा है कि शुरुआत से देखते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को हमने 140 एक भाज्य संख्या ली, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये व्यक्त कर लिया है। तथा यह गुणनखंडन, यानी कि जो भी ये फैक्टर आए हैं, जो भी ये गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी कि अगर इनका क्रम भी हम चेंज कर दें तो भी इसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उत्तर इसका अद्वितीय होता है, यानी कि सेम आता है हर कंडीशन में। यानी कि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140, यानी कि 140 ही आएगा। अगर इसके क्रम के बिना, यानी क्रम को भी पलट दें, यानी कि मैं 5 को पहले लिख लेता हूँ, 7 को बाद में लिख देता हूँ, और 2 की पावर 2 को लिख देता हूँ, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आएगा। इसी प्रकार से और क्रम चेंज कर दें, यानी कि हम 7 को पहले लिख दें, 5 को बाद में लिख लें, और 2 की पावर 2 को बाद में लिखते हैं, फिर भी इसका आंसर 140 आएगा। यानी कि ये जो आंसर है 140, ये अद्वितीय है, यूनिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि हम अभाज्य गुणनखंडों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्रम को बदल सकते हैं, क्रम के बिना, मतलब ऐसा नहीं कोई क्रम इसमें फिक्स हो। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। प्रमेय 1.1 क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसने दी है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी है। इनका टाइम पीरियड है 1777 से 1855। कोटि के हिसाब से देखें तो इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है, और इन्हें की एक बुक है, उसका नाम है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। ओके, के बाद थ्योरम है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी एक भाज्य संख्या लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर बना दिए, तथा यह गुणनखंडन, जो भी फैक्टर आए हैं, अभाज्य गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना, यानी क्रम के बिना लिख सकते हैं, यानी बिना क्रम के लिख सकते हैं, फिर भी इसका आंसर अद्वितीय होता है, यानी कि सेम आता है, यूनिक आता है, बदलता नहीं है। ये प्रमेय 1.1 है। आगे देखते हैं। आगे दिया है एचसीएफ क्या होता है, यानी कि एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ जो है कॉमन है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है, उसकी जो सबसे छोटी घात है वह एचसीएफ कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक
अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर लेना है और उन सब प्राइम फैक्टर का सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कहा है, अगर ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम निकालें और उन्हीं दोनों संख्याओं और ए और बी का गुणनफल करें तो वो दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, यानी कोई भी दो संख्याएं ले लो, उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें और उन्हीं संख्या को मल्टीप्लाई करें तो यह बराबर प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारी ओटियां थी। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण, यानी कि हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी उदाहरण यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण 1 कहता है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, यानी कि 4 की पावर n संख्या है, इस पर सोचना है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पर n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n की वैल्यू हमको क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4। इनमें से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय जीरो के। जीरो वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जीरो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में आता है और यहाँ पर n एक प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। उन्होंने पूछा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करना है तो उसके लिए समझिए, पहले किसी भी संख्या को अगर शून्य पर समाप्त होना है, शून्य पर समाप्त होने का मतलब यहाँ पर यह है उसका इकाई अंक 0, 4520। जैसे ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसी को कहते हैं शून्य पर समाप्त होना। किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 फैक्टर के रूप में होना आवश्यक है। यानी किसी संख्या में 2 और 5 अगर उपस्थित होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में तो हमें एक 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर दो बार, यानी कि इसको एक पेयर मानेंगे, 2 और 5 का एक पेयर एक 0 देता है। अगर मान लो 2 और 5 का एक पेयर और आ जाता है तो हमें 2 0 मिलेंगे। यानी कि 2 और 5 को प्राप्त करने के लिए हमें, सॉरी, यहाँ पर एक 0 को प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का एक पेयर चाहिए तथा 2 0 प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए। आप देख सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है। ठीक इसी क्रम में हम सवाल को देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हम यहाँ लिखेंगे हल। पेपर में किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। लिखेंगे किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 व 5 का उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का उपस्थित होना अनिवार्य है, तब एक 0 प्राप्त होता है और वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पर 4 की पावर n के फैक्टर करेंगे तो 4 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। हम यहाँ देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 2 आ रहा है, 5 उपस्थित नहीं है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड के रूप में 2 तो उपस्थित है
उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या 4 की पावर n कभी भी 0 यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। वैसे तो LCM और HCF ज्ञात करने की अन्य विधियां हैं, लेकिन हमें क्लास 10th में दी गई है, हम उसी से करेंगे। तो आइए, कौन सी विधि है इसमें? अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस विधि से हल करना है। अब लिखेंगे हल। सबसे पहले 6 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 3 बार विभाजित होगा, और 3 से विभाजित करेंगे तो 1 बार विभाजित होगा। ठीक इसी प्रकार से 20 को भी विभाजित करेंगे। 20 को विभाजित करेंगे तो ये विभाजित होगा सबसे पहले 2 से। 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा ये। 2 से काटेंगे 5 बार कट, 5 से काटेंगे तो 1 बार। ये इसके फैक्टर हो गए। इनके फैक्टर को सबसे पहले लिख लेंगे हम। इधर लिख लेते हैं। 6 के फैक्टर बने हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। हमें यहाँ पे 1 फैक्टर को लेना है, हर बार नहीं लेना है, लेकिन एक सभी का फैक्टर होता है क्योंकि एक समय उपस्थित होता है। इसी प्रकार से 20 के फैक्टर बने हमारे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हम इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी घात लगा के लिख लेंगे। 1 इंटू, लिखा है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस नियम के अनुसार हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। सबसे पहले हमको इसमें से और इसमें से हमको HCF LCM निकालना है, यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। हम निकालेंगे HCF। हमें चाहिए HCF किस किस का चाहिए? HCF चाहिए हमें 6 का और 20 का, 6 का और 20 का। तो HCF में हम क्या लेंगे? HCF में हम लेंगे 6 और 20 के जो गुणनखंड आए हैं उनमें कॉमन क्या है, तो देखते हैं। 1 कॉमन है, उसे लिख लेंगे। फिर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है दोनों में, उसे लिख लेंगे। 3 6 के अभाज्य गुणनखंड में है लेकिन 5 20 में नहीं है, और 5 20 में है लेकिन 6 में नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे। हमें HCF में केवल वो लेना है जो 2 संख्याएं या जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सबके फैक्टर के रूप में हो, अर्थात ओवाइनिस्ट हो। तो यहाँ पर 1 उपस्थित है और 2 उपस्थित है, और न्यूनतम घात के रूप में लेना है। तो 1 की घात 1 है, यहाँ पर 1 की घात 1 है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो HCF में न्यूनतम यानी कि मिनिमम पावर के रूप लेना है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2, यानी कि HCF 6 और 20 का आ जाएगा 2। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। देखिए यहाँ पर हम वो सब लिखेंगे जो कॉमन है, और उसे भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। जैसे 1 कॉमन है लिखेंगे, 2 कॉमन है लिखेंगे, 3 कॉमन नहीं है फिर भी लिखेंगे, 5 कॉमन नहीं है फिर भी लिखेंगे। यानी कि वो सभी संख्या लिखनी है, सब कुछ लिखना है। कॉमन है वो भी और जो कॉमन है नहीं है वो भी। अब अधिकतम पावर के रूप में लिखेंगे एलसीएम में। ये ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम में अधिकतम पावर लेना है और एचसीएफ में ओवाइनिस्ट लेके न्यूनतम पावर लेना है। तो एलसीएम में देखते हैं। एलसीएम 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, 2 में 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, 3 में 3 की पावर 1 है और 5 में भी 1 की पावर 1 है। इन सभी को सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 1 1 होगा, 2 की पावर 2 4 होता है, और ये 3 और ये 5।
इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 का 4 में 4, 4 दिए 12, 12 पंच 60, ये 60 आ गया। देखिए एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 60। यह उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने 6 के गुणनखंड किए, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। ठीक है, इसी प्रकार से 20 को विभाजित किया 2 से तो 10 बार जाएगा, और 2 से भाग दिया तो 5 बार, और इस तरीके से इन दोनों के प्राइम फैक्टर लिखे। 6 के क्या बने 1 2 3, 1 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये लिखा। 20 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हमें इसको 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 5 ये लिखा, 1 ये लिखा। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ उस संख्याओं को लेंगे जो कॉमन है, अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है सिर्फ उनको लेंगे। तो हमने देखा 6 के अभाज्य गुणनखंड में और 20 के अभाज्य गुणनखंड में एक कॉमन है, उसे लेते हैं। एक तो हर बार कॉमन होता ही है, क्योंकि यह पहला सवाल है इसलिए मैं एक ले रहा हूं, आगे के सवालों में नहीं लूंगा। और क्या कॉमन है इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन नहीं है क्योंकि 3 6 में है लेकिन 20 में नहीं है, और 5 20 में है लेकिन 6 में नहीं, इसलिए जो कॉमन है केवल उसे ले लिया। और इसमें न्यूनतम पावर लेना, ये याद रखना, न्यूनतम पावर लेना, न्यूनतम घात के रूप में लेना। एलसीएम में इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम में हम देखेंगे, एलसीएम में सब लेना है, यानी कि जो कॉमन गुणनखंड है उन्हें भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। और 1 2 3 और 5 यहाँ पर ये अब इसके कॉमन और नॉन कॉमन सारे ले लिए, और अधिकतम घात के रूप में लिखना है, अधिकतम घात के रूप में इसको लेना है। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 आ जाए। बहुत सारे उदाहरण है, आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। 96 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 96 2 से डिवाइड देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे इसको 12 बार, और 2 से काटेंगे 6 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। ये 96 के फैक्टर हो चुके हैं। हम 404 के और निकाल लेंगे। 404 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से काटा 2 बार, 0 ये लिखा है, 2 से 2 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटा 1 बार, 0 1 बार, तो 101 से कटेगा। अब ये दोस्त प्राइम नंबर है। हम 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 96 हैं, ये क्या क्या बने हैं। हम एक को अब नहीं लेते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 3, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, एक लिखो या ना लिखो चलता है। 404 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, 101, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 100। सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ किस किस का चाहिए, हमें चाहिए 96 का और 404 का। तो सबसे पहले हम इसमें वो लेंगे जो कॉमन है। एचसीएफ में हमेशा कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन क्या है 2 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 लिख लिया, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, और 101 यहाँ पर है और 96 में नहीं। तो हम 2 लेंगे, न्यूनतम पावर के रूप में लेंगे। तो न्यूनतम पावर क्या है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 बन जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ आ गया 4। एलसीएम, एलसीएम में देखेंगे 96 का और 404 का। तो एलसीएम में लिखेंगे
वो सभी जो कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे 2, लिखेंगे 3 और लिखेंगे 101, सब लिखेंगे कॉमन है और उसे भी, और जो कॉमन नहीं है उसे भी। और अधिकतम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर ये 5 है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है और 101 की पावर 1 है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है आपका 32। 2 की पावर 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बनेगा 32 इंटू 3 इंटू 101। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इंटू 101, ये हो जाएगा 96, यानी कि ये हो गया आपका। एचसीएफ आया इसका 4 और एलसीएम आया इसका 96, 96, 96। आपको पेपर में इसी प्रकार से लिखना है, सबसे पहले इस पोर्शन को लिखेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हाल 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर बनेंगे, 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार, तो इन्हें 72 में डिवाइड देंगे, ये फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6, 2 तिये 6, तो 6 के बार है, 2 से फिर से काट देंगे, 2 एक हम 2, 2 बट्टे 16, 2 से काट देंगे 9 बार, 9 18 है, तो 3 से काटेंगे, 3 तिये 9, 3 से काटेंगे 1 बार, 120 के भी फैक्टर कर लेंगे, 120 के फैक्टर क्या बनते हैं देखते हैं, 2 से काटेंगे 60 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से भाग देंगे 15 बार। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं, 5 है क्योंकि विषम है। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 और 5 से काटा, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए, इन्हें हाथ के रूप में लिख लेंगे, तो 6 के फैक्टर बन जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 3, 72 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और इसको घात के फॉर्म में लिख लेंगे की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर। इस प्रकार से 120 यानी 120 के फैक्टर लिखेंगे, 2 है 3 बार तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, या इसको आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 2 3 इंटू 5, तो ये लिखा अपन ने, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आगे देखते हैं, सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ किस किस का चाहिए, हमें चाहिए 6 का एंड 72 का एंड 120 का, 120 का। ओके, क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन है उसे लेना है, तो 2 6 में है, में भी है और इसमें भी है, 2 तीनों में है तो हम 2 को ले लेंगे, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 को भी ले लेंगे। और कौन है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें 5 है लेकिन अन्य 2 में नहीं है, तो इसको इतना ही लेंगे। और न्यूनतम घात के रूप में लेना है, न्यूनतम घात क्या है, 2 की पावर यहाँ पर सबसे छोटी पावर 1 है तो उसे ले लेंगे, और 3 की पावर 1 है उसे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 या 6, यानी कि एचसीएफ बन गया 6। एलसीएम को देखते हैं, 6, 72 और 120 का एलसीएम आएगा, देखें जो कॉमन है उसे लेना है, जो कॉमन नहीं है उसे सबको लेना है, यानी कि 2 को लेना है, 3 को लेना है, इसके अलावा क्या है 5 है इसे लेना है, और अधिकतम पावर के रूप में लेना है, तो 2 की अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम पावर 3 है उसे ले लेंगे। 3 की अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 3 की अधिकतम पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, 5 की पावर 1 है तो यहाँ लिख दें। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 8 होगा, तो ये आ जाएगा 8।
और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 3। ये आ गया 9 × 5। ये बन जाएगा 9×72 × 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 5×2 = 10 का 0 कैरी 1 और 7×5 = 35 या 5×7 = 35 1 36 360। यानी कि इस सवाल का हमारा आंसर बन के तैयार हो गया है। यानी कि HCF आया है 6 और LCM आया है 360। ठीक इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब यहाँ से प्रश्नावली 1.2 1.1 स्टार्ट होगी और सारे एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, देखिए अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं के गुणनफल गुणा के रूप में लिखना है, के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और अभाज्य गुणनखंड करके। पहला क्वेश्चन है 140, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनफल के रूप में लिखेंगे हल। 140 के खंड करते हैं। 140 के फैक्टर बनेंगे, 2 से काटेंगे 7, 2 7 14 0, ये लिख दिए। 2 से काटेंगे 35 बार और 2 से, अब ये 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, हम 3 से चेक करेंगे तो 5 और 3 8। कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उसके सारे अंकों को जोड़ने पकड़ा हुआ है 3 का गुणज हो, यानी कि 3 के टेबल में आए। 3 के टेबल में आएगा तो यह संख्या 3 से जरूर कटेगी। यहाँ पर हमने जोड़ा तो 3 और 5 8 होता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यह 3 से नहीं कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है वह 5 से कट जाती है। यह संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से ये 7 से काट देंगे एक बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने, हमारे बने हैं 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। यही हमारा आंसर है। 156 के हल करेंगे। 156 का देखते हैं क्या बनता है, 156। इसके फैक्टर करते हैं। यह मेरा पहला वीडियो है तो राइटिंग थोड़ी नहीं आ पा रही है। 2 को 2 से काटेंगे 7 बार, 2 7 14 और 1 2 8 16। 2 से काटेंगे 2 3 6 18, 2 9 18। 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 3 जाना है, और 13 से काटेंगे 13 1 13। 156 के हमारे फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 3 × 13। हम इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारे पहले वाले के 1 और 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखते हैं। थर्ड है 3825। तो हम इसके फैक्टर करते हैं हल। 3825 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इकाई का अंक अगर सम है यानी इवन नंबर है तो यह 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है जो कि विषम है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे। 3 से काटने का यह नियम है कि सभी अंकों को जोड़ लो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18। 18 13 के 3 के टेबल में आता है, अतः यह 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब देखते हैं फिर से जोड़ के देखेंगे। 1 और 2 3, 7 10 5 15 है, यानी कि 3 की टेबल में यानी 3 का गुणज है 15 आते हैं। 3 से फिर से कट जाएगा, तो 3 से काट के देखेंगे। 3 चौके 12 है और 3 दूनी 6, 3 पंच 15 है। ऐसे देखेंगे 4 और 2 6, 4 10, ये 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, अतः यह 3 से नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का 5 है, तो 5 8 40, 2 बचा 5 8 40, 2 बचा 25, 5 5 25 हो गया 85। 5 का डिवाइड है 17 बार, 17 पंच 85।
और 17 से काटेंगे 1 बार, तो 3825 के फैक्टर बनेंगे हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 70। 3 दो बार है, 5 दो बार है, 17 एक बार। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5005 5005 के फैक्टर करेंगे। इसका एक आइकन 5 है, तो 5 से ही काटना स्टार्ट करते हैं। 5 बन जब 5 0 0 जब, अब यह 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। अब यह कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब यह प्राइम नंबर है, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। देखिए 5005 को काटने का सबसे अच्छा नियम है, प्राइम नंबर 5 के बाद आता है प्राइम नंबर 7, और प्राइम नंबर आता है 11, फिर आता है 13। यानी कि ये लगातार प्राइम नंबर है। इसे याद रखने का तरीका ये है, ये 11, ये 5 7 11 13, ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट नहीं याद रख सकते हैं। पावर के फॉर्म में लिखना है। 5005 के फैक्टर बने हमारे, यानी कि ये बन जाएंगे हमारे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। ये हमारे प्राइम फैक्टर में बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1729, 5वां प्रश्न है। 74 29, ये कटेगा 17 से, 17 चौके 68, ये बचेगा 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, बचेगा 11, 119 हो गया। 17 सत्ते 119। 17 के बाद ये कटेगा 19 से, 19 दूनी 38, 38, और ये बच जाएगा 2 3 5 57, तो 19 तिया 57, और ये कट जाएगा 23 से एक बार। 7429 के फैक्टर हमारे बने हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। आप इसको याद रख सकते हैं। दो लास्ट के क्वेश्चन हैं, एक 5005 है और 1729 है। ये दोनों संख्याएं प्राइम नंबर से कटती हैं। ये कटती है 5 7 और 11 13 से, और ये कटती है 17 19 और 23 से। इन्हें आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से नहीं कटती, तो ध्यान रखें। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे याद हो गए हैं, कि मुझे ये याद है। ऑनलाइन लेकिन पहली क्लास। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है दो संख्याओं का, एलसीएम निकालना है उन्हीं दो संख्याओं का, फिर यह जांच करना है, यानी कि इसको वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे। क्या क्या बनेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार और 13 से काटेंगे 1 बार। ये फैक्टर हमने इसके कर लिए हैं। 91 के देखते हैं, इस 7 से कट जाएगा 13 बार, 13 सत्ते 91, 13 से कट जाएगा 1 बार। तो हमने 26 के फैक्टर बनाए हैं 2 गुणा 13, और 91 के फैक्टर बनाए हैं 7 गुणा 13। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। किस किसका निकालना है, 26 का और 91 का बराबर। एचसीएफ में कॉमन है उसे लेना है, तो यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं आप, 2 है यहाँ पर लिखने, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन ऊपर 7 13 है, यहाँ 13 है, तो ये 13 कॉमन आ जाता है।
एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम, एलसीएम किसका चाहिए, इन्हीं दोनों संख्या 26 और 91 का। तो वो संख्याएं जो कॉमन नहीं है, वो संख्याएं जो कॉमन है, सभी को लेंगे, कुल मिला के सारे फैक्टर लिखना है। 2 × 7 × 13, इसको देख लेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 के 2, 5 और 13 एकम 13 और 5 18, यानी कि 182 आ जाएगा। यानी कि हमने एच सी एफ निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है, एच सी एफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182, यानी कि आधा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी जांच। जांच के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं का एच सी एफ और उन्हीं संख्याओं का एल सी। ये सभी एक ही संख्याओं का करना है, मतलब जो संख्या दी गई है उन्हीं का। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या क्या थी, 26 और 91, 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे और उन्हीं दोनों संख्याओं का एच सी एफ निकल के आया हमारा 13 और एलसीएम निकल के आया है 182। हम करते हैं इसका गुणा, 13 का करेंगे 2 गुणा 13 दूनी 26 की 6, कैरी आ जाएगी 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कैरी 106 की कैरी आ जाएगी 6, हासिल आ जाएगी 10, 13 एकम 13, 13 10 23, यानी कि आ जाता है 2366। और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप कर लेना, इनका भी 2366 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ वेरीफाई हो जाता है, 2366 बराबर 2366, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह है 510 और 92, यानी कि इसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 510 के निकाल, 510 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे देखते हैं। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, इसको ऐड करेंगे 2 5 7 7 5 12, देखिए टेबल में 12 आता है आते, 3 अट्ठे 24, एक बचा 15 हो गया, 3 पंचे 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, यानी कि 510 के फैक्टर हमारे बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर देख लेते हैं, 92 के बनेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 के 12 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ये 6, 23 से काट देंगे, 23 से कम, प्राइम नंबर स्वयं से ही करते हैं। हम इसको लिखेंगे 92 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, कि अब इनका एच सी एफ निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। एच सी एफ देख लेते हैं, एच सी एफ किसका चाहिए, 510 और 92 का। कॉमन संख्याएं क्या है, तो देखेंगे 2 कॉमन है, बिल्कुल है, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 17 कॉमन है, नहीं है, 23 कॉमन है, नहीं है। और न्यूनतम पावर लेना है, तो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 510 में 1 है, तो 2 की पावर 1 2 ही आएगा। एलसीएम इसका चाहिए, 510 का चाहिए और 92 का। तो संख्या लिख लेंगे जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है सब लिखेंगे, इसको 2 गुणा 3 5 गुणा 17 गुणा 23, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे और अधिकतम पावर के रूप में लिखना है, ये भी देखेंगे कि पावर 2 है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 की पावर इस 4 हो जाएगा, ये 3 ये 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चार का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 और 5 में करेंगे 60, ये हो जाएगा 60।
इंटू 17 गुणा 23। ये हम गुणा करके देख लेते हैं। 6 से कर देते हैं, 6 सत्ते 42 की 2, हासिल लगी 4 और 6 एकम 6, 6 4 10। 6 का करेंगे साथ में, 6 सत्ते 42 की 2, कैरी 4, 6 एकम 6 4 10 और 0 इंटू 23। तो 23 का 0 में करेंगे 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23,460 आ गया ये। यानी कि एच सी एफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। आगे देखते हैं, वेरीफाई करना है अभी तो इसे लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। जांच यहाँ लिख सकते हैं, जांच यानी कि थोड़ा सा समस्या है जो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणन, फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एफ। दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे तो दोनों संख्याएं 510 और 92, और उनका एच सी एफ क्या आया है, एच सी एफ आया है 2, एलसीएम आया है 23,460। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0 में 0, 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8, 1 कैरी 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। ऐसे कर लेते हैं, 2 का 0 में 0, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8, ठीक है, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 40 से आप 920 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25, तो इसका निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। 8 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 1 9 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर बन जाएंगे, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, 25 के बनेंगे, 5 5 25 और 5 से कम। अब हम इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, तो 8 के बनेंगे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 भी लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 गुणा 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर लिखेंगे, 1 गुणा 3 गुणा 3, तो 9 के फैक्टर बन जाएंगे 1 गुणा 3 की पावर 2। इस प्रकार से 25 के फैक्टर लिखेंगे, 1 गुणा 5 गुणा 5, ये बन जाएंगे 1 गुणा 5 की पावर 2। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एच सी एफ। एच सी एफ देखेंगे किस किस का, 8 का, 9 का और 25। क्या क्या बनेगा, एक सब में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। देखिए आप यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर है, केवल कॉमन 1 है, एचसीएफ तो 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम चाहिए 8 9 और 25 का, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर अधिकतम पावर 3, तो 3 3 की पावर अधिकतम 2 इंटू 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 3 की 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 2 का 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 5। ये हो जाएगा 25 का 8 में कर लो, 25 चौक 100 और 8 बार हो जाएगा 200 इंटू 9, 9 दूनी 1800 आ गया, एलसीएम आ गया 1800, एचसीएफ आ गया। करते हैं जांच। जांच जांच में फॉर्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम। संख्या हमारी 8, 9, 25। यहाँ पर 2 नहीं 3 संख्या हैं। यहाँ 1 गुणा 1800 करेंगे, ये आ जाएगा 1800। ये नोट ठेपाते हैं 72 ये बन जाएगा, 25 ये बन जाएगा, और 25 दूनी 50 का 0, और कैरी आ जाएगी 5, और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, आ गया 180 की। ये हमारा जांच भी हो चुकी है। ठीक है सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग OTS क्लासेस।